हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू एडीआरजीएस एकेडमी। डेली 10 करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे, संघर्ष समाधान दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन इस वर्ष, ठीक है, अर्थात 19 अक्टूबर को हर साल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? एग्जैक्ट फिगर आप देखेंगे, अक्टूबर के तीसरे बृहस्पतिवार, ठीक है, थर्ड थर्सडे ऑफ, ठीक है, अक्टूबर प्रतिवर्ष कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे मनाया जाता है। और ये संघर्ष समाधान दिवस किस मामले में है? दो देशों के बीच युद्ध से इसका तात्पर्य नहीं है। इसका तात्पर्य है आपका अपने आप से संघर्ष का स्तर समाप्त करना, आपका अपने परिवार के साथ संघर्ष समाप्त करना, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच संघर्ष समाप्त करना, वर्क प्लेस में संघर्ष की स्थिति को दबाना, ठीक है, रिश्तेदारियों के बीच संघर्ष की स्थिति को दबाना। तो ये है संघर्ष समाधान का काफ़ी व्यापक दृष्टिकोण है यहाँ पर, जो 19 अक्टूबर 2023 में इस साल मनाया जा रहा है। बागवानी उत्पादन के जो सेकेंड एडवांस एस्टीमेट हैं वो आ चुके हैं 2022-23 के अकॉर्डिंग, उनको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, ठीक है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, इसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। और सेकेंड एडवांस एस्टीमेट है, द्वितीय अग्रिम अनुमान है 2022-23 के संदर्भ में। इस बार रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन की संभावना है, और वो डेटा है आपका 351.9, ठीक है, 351.9 मिलियन टन बागवानी उत्पादन की संभावना इस बार दर्ज की गई है, और इसे रिकॉर्ड उत्पादन माना जा रहा है। 2021-22 से अगर तुलना करें तो 4.74 मिलियन टन अर्थात 1.37% की वृद्धि इसमें अर्जित होती हुई दिख रही है, ठीक है। इनको आप बस देख लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं आया है, ये द्वितीय अग्रिम अनुमान है, अंतिम अनुमान नहीं है, ठीक है, फाइनल डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि सेकेंड एस्टीमेट के अनुसार कितना संभावित है। अरिंदम बागची हाल ही में चर्चा में है, और इनकी जिनेवा स्थित यूनाइटेड नेशंस और अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति की गई है, ठीक है, किसमें? स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। अभी तक ये क्या थे? विदेश प्रवक्ता थे, और इनको अब बनाया गया जिनेवा स्थित यूनाइटेड नेशंस और अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि। क्लियर? अरिंदम बागची नाम याद रखिए। अगला है आपका त्रिपुरा और ओडिशा के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए, पूरे देश में बहुत सारे राज्यपाल हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। करंट अफेयर्स के दौरान जो आपको 5-6 महीने पढ़ते हैं, उस दौरान कहाँ कहाँ राज्यपाल नियुक्त किए गए, बस उतने याद किया करिए, वही आने की संभावना रहती है। त्रिपुरा और उड़ीसा के नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, तो ये आप याद करिए, पूछे जा सकते हैं। त्रिपुरा में बनाए गए हैं इंद्रसेन रेड्डी, ठीक है, तेलंगाना के हैं और भाजपा के नेता हैं। उड़ीसा रघुवर दास, ठीक है, उड़ीसा में रघुवर दास जो कि पूर्व में झारखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। तो ये गवर्नर्स नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राज्यपाल उन्हीं के द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इंद्रसेन रेड्डी के विषय में जानेंगे, तेलंगाना के भाजपा नेता हैं, और रघुवर दास झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये पहले झारखंड के ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था 2014 से 19 तक, ठीक है। मीनेश शाह, ठीक है, मीनेश शाह इस व्यक्तित्व के विषय में देख लेते हैं। एनडीडीबी के सीएमडी हैं, ठीक है। एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सीएमडी हैं, और इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया, कहाँ पर? इंटरनेशनल, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में। क्लियर? ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में भारत का हिस्सा कितना है? 23% से ज़्यादा है, ठीक है, 23% से ज़्यादा हम ग्लोबल प्रोडक्शन में हिस्सेदारी रखते हैं, इसलिए भारत का दुग्ध के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति है। और ऐसी अवस्था में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल फेडरेशन में शामिल होना एक महत्वपूर्ण बात है, ताकि हम अपने हितों की क्या करें? सुरक्षा कर सकें, संरक्षण कर सकें। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी, आपको पता है, इसके विषय में कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, और इसका हेडक्वार्टर है आपका आनंद, गुजरात, ठीक। एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर? आनंद, गुजरात। अगले व्यक्तित्व हैं संजय कुलश्रेष्ठ, देख लेते हैं। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, ठीक है।
हुडको के सीएमडी बनाए गए। हुडको का फुल फॉर्म देख लीजिए, पूछा जाता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, ये हुडको का फुल फॉर्म हो गया। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है। संजय कुलश्रेष्ठ आपके हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। महिला थाना हाल ही में भोपाल का चर्चा में आ गया, और किस वजह से आ गया वो हम चर्चा करते हैं। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला थाना बना। ठीक है, याद रखिए, देश का पहला महिला थाना बना भोपाल का, और ये आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ, लेकिन आईएसओ से वस्तु स्थिति से आपके क्लियर नहीं होती। आईएसओ के आगे कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ फिगर होते हैं, उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। भारत का पहला आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड थाना क्षेत्र बना। अब 9001 आपने देख लिया, तो 9001 किसके लिए होता है? क्वालिटी के लिए, हमेशा याद रखिए, क्वालिटी। अगर इसी की जगह 14001 होता, 14001, तो इन्वायरमेंट के लिए होता है। आगे मैंने बता रखा है, उसमें आप देख लीजिएगा। इस थाने को विक्टिम फ्रेंडली होने की वजह से सबसे ज़्यादा पहचान मिली। विक्टिम फ्रेंडली है, ठीक है, थाने को विक्टिम फ्रेंडली बनाया गया है, अर्थात पीड़िता जो भी है उसके पक्ष में इसको बनाया गया है। जो भी उसकी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया गया। आईएसओ क्या है आपका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आईएसओ में देख लेते हैं क्या है। जैसे मैंने बताया कि इसमें आगे के फिगर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हीं से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। तो 9001 अगर आईएसओ के आगे है तो आप समझ जाएंगे कि क्वालिटी से रिलेटेड है, और पूरा है इसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS को रिप्रेजेंट करता है। अगर आईएसओ के आगे फिगर आपका 14001 है तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, याद करने के लिए इतना महत्वपूर्ण है। और टोटल जब आप देखिए, ओवरऑल देखेंगे तो ये है आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS। और अगर 18001 है आईएसओ से के आगे फिगर, तो ये हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं HSMS। क्लियर? आईएसओ का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा में है, और इसको 1947 में स्थापित किया गया था। क्लियर? आगे चलते हैं। रबी फसलों की MSP में वृद्धि की गई है। ठीक है, रबी फसलें, खरीफ फसलें, दो फसलों के लिए सरकार MSP की घोषणा करती है। तो रबी फसलों के MSP की घोषणा की गई, और याद रहे सारी फसलों के लिए नहीं किया जाता, मुख्य फसलों के लिए किया जाता है। तो इस बार कितनी? 6 फसलों के लिए सरकार ने घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसने, और इसकी अध्यक्षता की किसने? प्रधानमंत्री जी ने की है, CCA की। विपणन सीजन, ठीक है, मार्केटिंग सीजन जो है वो है आपका 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों में 6 हैं। इनमें MSP की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। ठीक है, 2024-25 के लिए, याद रहे आगे के लिए दिया जाता है। तो 2023 चल रहा है, तो 24-25 के लिए जो भी आप आगे उत्पादित करेंगे तो आपके उत्पादन की सही कीमत मिल सके, इसके लिए MSP निर्धारित कर दी गई है। देख लेते हैं, इसमें पूछा जाता है सबसे अधिक किस में वृद्धि हुई है, किस में कितनी हुई। कई बार पर्टिकुलर फसल पूछ लेता है, कई बार सबसे ज़्यादा पूछ लेता है, और कई बार सबसे कम पूछता है। तो सारे फैक्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि 6 ही फसलें हैं, आप देख कर जान जाएंगे। मसूर 425 रुपये बढ़ाया गया है प्रति क्विंटल, ये आपको दिया गया है प्रति क्विंटल, और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी यही है, 425 रुपये की बढ़ोतरी प्रति क्विंटल सबसे ज़्यादा किसमें दी गई? मसूर में। रेपसीड, ठीक है, रेपसीड में आपको 200 रुपये, सरसों इसमें भी 200 रुपये। इन दो में आप याद रख सकते हैं आसानी से कि सरसों और रेपसीड में 200 रुपये दी गई। सेकंड नंबर पर इनकी वृद्धि है। थर्ड नंबर पर आप देखेंगे तो गेहूं की है 150 रुपये, और सैफ्लावर क्या होता है? कुसुम। ठीक है, तो गेहूं और सैफ्लावर की है 150 रुपये, और सबसे कम दी गई है चना में 105 रुपये। तो आपको याद करने में इसमें आसानी, केवल 3 फिगर है, 4 फिगर, 425, 200, 150 और 105। गेहूं की आप जरूर याद रखिए, गेहूं की कई बार पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देख लेते हैं MSP वास्तव में होता क्या। कुछ कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है। ठीक है, सरकार द्वारा निर्धारित है और न्यूनतम है। ठीक है, अर्थात इससे नीचे जो है आपकी फसल की कीमत नहीं वसूली जाएगी, इतने में सरकार फसल खरीदती है। कीमत ना गिरे, किसान की फसल की कीमत ज़रूरत से ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि उसकी उत्पादन लागत बढ़ चुकी है, इसके लिए
न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं किसानों की सुरक्षा के लिए। एक तरह से ये क्या होता है, किसानों के लिए बीमा होता है। मुक्कनूर मिशन हाल ही में चर्चा में है। मुक्कनूर मिशन के विषय में देख लेते हैं। फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक की स्थापना भारतीय के द्वारा ही की गई है, देखते हैं। और इसने मुक्कनूर मिशन का उद्घाटन किया। बैंक के जो संस्थापक रहे हैं मुक्कनूर मिशन, वो कौन सी बैंक, फेडरल बैंक, फेडरल बैंक के जो संस्थापक हैं वो रहे हैं, वो हैं केपी हॉर्मिस, ठीक है। इनकी 106 जयंती के अवसर पर इस पहल की शुरुआत की गई, ठीक है। 106वीं जो इनकी जयंती है, ठीक है, केपी हॉर्मिस की, उसमें मुक्कनूर मिशन की शुरुआत फेडरल बैंक के द्वारा इनको समर्पित करते हुए की गई। और मुक्कनूर क्या है, इसका नाम ही मुक्कनूर के, तो देख लेते हैं। यह मिशन मुक्कनूर गांव, ठीक है, एर्नाकुलम जिले में पड़ता है, केरल के मुक्कनूर गांव में। ये केपी हॉर्मिस जो कि फेडरल बैंक के संस्थापक हैं, उनका जन्म स्थान है, ठीक है, जन्म स्थान है। यहाँ पर स्थायी परिवर्तन और विकास के लिए मुक्कनूर मिशन को चालू किया गया है। ऐसी कौन से तरीके अपनाए गए हैं जिसके कारण मुक्कनूर गांव स्थायी परिवर्तन और विकास को प्राप्त कर सके, वो देख लेते हैं। डिजिटलीकरण, ठीक है, गांव का डिजिटलाइजेशन होगा। स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे, रिगोरस लेवल पर, कठोर स्तर पर चलाया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन होगा, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन और वृक्षारोपण, सामुदायिक विकास, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का क्रियान्वयन करके इस गांव की स्थिति को सुधारा जाएगा। फेडरल बैंक के विषय में कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरला में ही है। अलुआ स्थान पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है, श्याम श्रीनिवासन। आगे चलते हैं। ओरिनोइड मीटियोर शॉवर, ठीक, ओरियोनिड मीटियोर शॉवर, हिंदी में बोलते हैं इसे उल्कापात। मीटियोर शॉवर को बोलते हैं उल्कापात, ओरियोनिड चर्चा में है इस समय। और देख लेते हैं क्या है इसमें महत्वपूर्ण। 21-22 अक्टूबर को ओरियोनिड उल्कापात होने की संभावना है, ठीक है। ये मीटियोर शॉवर होने की संभावना कब है, 21 से 22 अक्टूबर। ये एक वार्षिक घटना है जो हर साल अक्टूबर में घटित होती है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात आपको पता चली कि एक एनुअल इवेंट्स जैसा है ये, ठीक है, इंसिडेंट है जो हर साल अक्टूबर में होती है। और यह घटना उस समय होती है जब पृथ्वी पर हैली धूमकेतु, ठीक है, एक हैली वो है कॉमेट है हैली, वो कुछ मलबे छोड़ देता है अपने प्रयाण के दौरान। तो उस मलबे से जब धरती गुजरती है, ठीक है, तो वहाँ जो डिब्रिस होती है, उस डिब्रिस में घर्षण के कारण क्या करता है, आग लग जाती है, ठीक है। तो वो उल्कापात के रूप में दिखाई देती है, मीटियोर शॉवर के रूप में दिखाई देती है। यह घटना रात में होती है, इसलिए काफ़ी आकर्षक लगती है अंधेरी रात में, ठीक। तो जब धरती पर गिरते हैं तो टूटते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। ये हो गया। और 21-22 अक्टूबर को ये दिखाई देगा, ठीक है। वैज्ञानिक इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहे आज की महत्वपूर्ण घटनाएं। निश्चित रूप से आपको इनका लाभ मिलेगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो, उपयोगी लगता हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक, और इस तरह आप हमारा समर्थन करिए। थैंक यू वेरी मच।